नमस्कार। इंडिया टुडे के फॉर्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपनी पीक पर हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में किसानों को लेकर कई वायदे किए हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया है। तो उसके साथ ही कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप किसानों से फसल, गेहूं और धान की खरीद का भी वायदा किया है, फ्री बिजली का भी वायदा किया है। आखिर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जिसमें कमलनाथ बतौर कांग्रेस का जो चेहरा है, उन्होंने जो किसानों से वायदे किए हैं, इन वायदों के किसानों को कितना फायदा होगा, क्या इसके मायने हैं और कैसे, क्या वाकई कांग्रेस की घोषणा पत्र में जो जगह किसानों के विषयों को मिली है वो किस हद तक सफल होगी, उसको लेकर बीजेपी क्या सोचती है, किसान नेता क्या सोचते हैं और क्या जमीनी हकीकत है, तमाम विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गीत धीर जी हैं, प्रवक्ता हैं। आप बीजेपी के गीत धीर जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ धन्यवाद। हमारे युवा कांग्रेस सहयोगी निर्मल यादव जी हैं, किसान तक के, भोपाल से जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ किसान नेता राहुल राज जी हैं, राहुल राज जी भी भोपाल से जुड़ रहे हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस के, आप भी भोपाल से जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राहुल राज जी से करना चाहूंगा। राहुल जी, कांग्रेस का जो आज घोषणा पत्र है, कैसे देखते हैं इसे? किसान नेता, क्या कांग्रेस ने जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याओं को ठीक ढंग से पहचानने में कांग्रेस अभी तक सफल रही है? देखिए मनोज जी, घोषणा पत्र भी आया है। मैंने मुख्य किसानों की जो है उनको पढ़ा है। बाकी पुरानी घोषणा जो उनकी कर्ज माफी की थी वो यथावत है, लेकिन उसमें स्पष्टता से ये नहीं लिखा है कि अब कर्ज माफ किस प्रकार से होंगे, क्योंकि जिस समय फॉर्म भराए गए थे उस समय से अब तक किसान अपना कर्जा जमा कर चुका है। उदाहरण के तौर पे, यदि मैं कर्ज माफी की सूची में था और मेरा कर्ज माफ होना था और अब मेरा कर्ज माफ, सरकार चली गई, मैंने अपना पैसा जमा कर दिया, तो मैं उस कर्ज माफी का कैसे लाभार्थी बनूंगा? इस पे शायद फिरोज भाई ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे। ये किसान मध्य प्रदेश का जानना चाहता है। दूसरा, बातें बहुत सारी की गई हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग हमेशा जो मांग करते हैं, मूल बात, जैसे अपना पिछली बार डिबेट हुआ, मैंने कहा था कि राहत राशि की बात करते हैं तो जब तक खेत को इकाई नहीं मानेंगे तब तक राहत राशि में किसान का कोई लाभ नहीं। उन्होंने लिख के दिया है कि राहत राशि के लिए उसमें परिवर्तन किया जाएगा और 25% राशि बढ़ाई जाएगी। तो आप एक लाइन और लिख देते कि भाई हल्का पटवारी की जगह खेत को इकाई मानते हैं। दूसरा, हमें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रति एकड़ के हिसाब से कुछ राशि किसानों के खाते में डालेगी, तो किसान कम से कम जो ये 6,000 रुपया केंद्र सरकार का और 4,000 रुपया, या जो 6 कह दिया है शिवराज जी ने चुनाव से पहले, उसके लिए लाइन लगाता है, तो वो भी प्रति एकड़ की कोई राशि आएगी, क्योंकि फसल बीमा में वैसे भी किसानों को कुछ नहीं मिलता है। तो मोटे तौर पे जो पॉलिसीज की मांग किसान करते हैं कि उन्हें लाइन में लगाते हुए एक मुश्त पैसा उनके खाते में आए, वो सब उसमें नहीं दिख रहा है। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए 2500 रुपये उन्हें गेहूं का रेट, धान का रेट किया है, शायद 2600। राहुल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राहुल जी, चाहिए, मेरी लेकिन आवाज आप... 3,000 रुपये। हेलो, जी राहुल जी, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई, कंटिन्यू करिए। मैंने कहा 3,000 रुपये कुंटल की मांग जीतू पटवारी जी ने की थी। इसके बाद 3,000 रुपये कुंटल की बात बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने करी भी थी, लेकिन वो 3,000 रुपया कुंटल, उसमें नजारत है? नहीं है, नहीं है। मैं बीच राहुल जी से में, मनोज भाई, मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मेरे बड़े आपके पास परम आएंगे, मित्र हैं। आपके पास हाँ, आएंगे फिरोज जी, आपके पास फिरोज जी मैं आएंगे। एक बार मैं मैं आप ही के पास संदेश गलत आप ही चला के पास जाएगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा था, चलिए उनको बात जी कर लेने दीजिए, कोई बात नहीं। वो जी, भी उनका मेरे फोन भाई हैं, राहुल भाई भी, हम लोग सब कुछ किसान। इंटरनेट का कुछ जी कुछ हाँ, उनका इंटरनेट का कुछ इशू है। इंटरनेट इशू। हाँ जी जी। मैं एक बार कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर बात कर देना चाहता हूं। कांग्रेस ने कृषक न्याय योजना को वापस लाने की बात की है। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत किसान भाइयों का 2 लाख रुपए का जो फसल ऋण था वो माफ करने की बात कही है, फिर से जो रात रहेगा। कांग्रेस ने उपज के उचित मूल्य का अधिकार दिलाने की दिशा में स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात की है। कांग्रेस ने एक नारा दिया है, लागत कांग्रेस की, मुनाफा किसान का,
यानी कि खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों को खेत के लिए निःशुल्क बिजली और पानी की व्यवस्था करने की बात की है। इसके साथ ही निःशुल्क ब्याज दर पर कृषि ऋण भी उपलब्ध कराने की घोषणा किसान कांग्रेस ने की है सत्ता में आने पर। किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को 2600 रुपए प्रति क्विंटल धान, 2500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं, 2600 रुपए क्विंटल और 2500 रुपए क्विंटल धान की खरीदने की बात की है। और कांग्रेस कृषि लागत की प्रतिपूर्ति के लिए वचनबद्ध है, ऐसा कांग्रेस ने घोषणा किया है। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा परिवार समेत किसानों का कराने की बात की गई है। 65 वर्ष से अधिक से आयु वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का वायदा किया है। पेंशन कितना मिलेगी फिलहाल इस लाइन पे नहीं है। इंदिरा किसान ज्योति योजना की बात की है। इस योजना के तहत दोबारा इस योजना को शुरू करने की घोषणा कांग्रेस ने की है सत्ता में आने पर। कृषि में सिंचाई प्रयोजन के लिए 5 हॉर्स पावर तक निःशुल्क विद्युत प्रदान करने और 10 हॉर्स पावर तक की सिंचाई पंप के देयकों में 50% तक छूट देने की बात की है। जो भी कृषि के पुराने जो बिल हैं उनको माफ करने की बात की है और जो झूठे प्रकरण किसानों पर हैं उनको वापस लेने की बात की है। मेरा खेत मेरा ट्रांसफर के तहत जो योजना थी उसे फिर से शुरू करने की बात की है। खराब ट्रांसफर बदलने के लिए कैंपेन चलेगा। किसानों को 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई व सड़क का अधिकार देने की बात की है, यानी जिसके तहत किसान भाइयों को 10 लाख हेक्टेयर आश्वासित सिंचाई के लक्ष्य हेतु नए बांध बनाने, पुराने बांधों की जल ग्रहण क्षमता बढ़ाने, नहरों के समीप तालाबों को भरकर नई नहर बनाने और सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात की है। लिफ्ट सिंचाई परियोजना किसानों की सहभागिता से तैयार करने और वर्षा जल संचयन के प्रबंधन की भी बात की है। कांग्रेस ने इसके साथ ही खाद बीज पर भी कई बातें रही है, कृषि ऋण पर कई बात कही है, कृषि के क्षेत्र में फसल सुरक्षा पर बात की है जिसमें जो खेतिहर मजदूर है उनकी भी बात की है। कृषि उपज मंडी पर बड़ी बात की है कि कृषि उपज मंडियों के आधुनिकीकरण करने, उन्हें सुव्यवस्थित करने, मंडियों को नए ई प्लेटफॉर्म पर लगाने, इलेक्ट्रिक तोल कांटे की गुणवत्ता बढ़ाने की बात की है। ये तमाम विषय कांग्रेस ने लिए हैं। ये तमाम विषय ऐसे हैं जिसपे जो कांग्रेस ने आज अपनी घोषणाओं में रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शक जो तक किसानों का कांग्रेस का घोषणा पत्र पहुंचेगा। मैं राहुल जी आपसे बीच में संपर्क कट गया था, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं फिर लौटूंगा आपके पास एक बार। मैं क्योंकि फिरोज जी के पास जाना चाहूंगा, फिरोज जी बीच में कुछ बात भी करना चाहते। जी फिरोज जी, आप कैसे देखते हैं आज ये घोषणा पत्र हुआ है, कितनी हकीकत कितना फसाना है ये? देखिए, अगर इच्छा शक्ति आपकी मजबूत है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ है और आपकी नीयत और नीति दोनों सही है तो कोई भी जो है ईश्वर भी आपका साथ देता है, मालिक भी आपका साथ देता है। हम लोग तो किसान लोग हैं, हम लोग इसी तरीके से जानते हैं, इसी तरीके से समझते हैं। कमलनाथ जी की नीति भी ठीक है और नीयत भी ठीक है। वो वाकई एक बदलाव करना चाहते हैं। वो अपने हर भाषण में कहते हैं कमलनाथ जी कि अगर व्यापार, व्यवसाय, खुशहाली, तरक्की लाना है तो किसान की आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा और जब किसान की आमदनी बढ़ेगी तो वाकई जो है एक बदलाव आ जाएगा, विकास का पहिया तेजी से घूम जाएगा। जो राहुल भाई ने कहा, अभी राहुल भाई के बहुत अच्छे मतलब ज्ञानी व्यक्ति हैं कृषि के मामले में, बहुत एक अच्छा उन्होंने मौजूद सवाल उठाया कि कृषक न्याय योजना में जो मैं अगर अपना कर्जा माफ कर चुका हूँ, कर्जे का भुगतान कर चुका हूं तो मेरा किस तरीके से माफ होगा। तो वो माफ ऐसे होगा कि जो आपने उस समय भरा था फॉर्म और जितना पैसा आपने चढ़ाया था वो सारा का सारा पैसा आपके खाते में आएगा। इससे पहले भी हमने जो रेगुलर खाते थे उनके भी माफ किए थे और जो कालातीत थे उनके भी माफ किए थे और ऐसे करके 27 लाख कुछ हजार किसानों के कर्जे माफ हुए थे। तो ये तो हुआ एक पॉइंट। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि 3,000 रुपए जो है गेहूं की मांग थी। हमारी भी कहना है ये बात सही है कि गेहूं की जो 3,000 है, आज कमलनाथ जी ने भी कहा कि उसकी जो बेस लाइन है वो 2,600 रुपए से हम खरीदना शुरू करेंगे और उसको 3,000 तक लेके जाएंगे। क्योंकि जो यहाँ मध्य प्रदेश में हमारे काफी मंथन हुआ, मुझे भी वचन पत्र समिति ने बुलाया था एक बार, कि इतना ज्यादा रकबे में गेहूं है कि उसको एक साथ लिफ्ट करना और उसका उतना भुगतान करना जरा सरकार के बजट के प्रावधानों में काफी दिक्कत का काम है। लेकिन फिर भी अभी जो 2,000 रुपए है इसकी कीमत, तो उससे इकट्ठा 600 रुपए जो है वो बढ़ा दी गई है, तो हम 600 रुपए में खरीदी करेंगे। धान जो थी वो 2,100 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलती थी, 2,000 कुछ रुपए
अब 2500 रुपए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार देती है, मध्य प्रदेश की सरकार भी देगी। तो किसानों की लड़ाई मुख्यता क्या है कि एमएसपी, जो उनकी इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट में उनकी जो फसल का भाव है वो उनको मिलना चाहिए। और यही चीज कमलनाथ जी ने देखी है। अगर केंद्र सरकार इजाजत दे दे और हम एक्सपोर्ट खोल दें तो हमको 4000 रुपए क्विंटल मिलने लगेगा। ईरान और गल्फ कंट्रीज में जो है दूसरे देशों का गेहूं आता है, हम हमारे देश का गेहूं दे ही नहीं पाते हैं और सड़वा देते हैं उसको एफसीआई के गोदामों में। तो हमें एक्सपोर्ट खोल दें तो हमको बहुत हमारे किसानों को वाकई बहुत एक लाभ होगा। और अभी इसमें जो हमने मंडियों में सुधार की बात की है, हमने जो बीज के सुधार की बात की है, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जो बीज थी उसकी बीज का जो परिवर्तन होता है वो 25% के अनुसार होना चाहिए। कि हर साल 25% नया बीज जो है वो खेतों में जाना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में वो 6-7% रह गया। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी जो सोयाबीन स्टेट थी वो सोयाबीन स्टेट का हमारा गौरव खत्म हो गया। तो वो बीजों को लेके बहुत अच्छी है। और भी इसमें जैसे 10 हार्स पावर जो है सिंचाई है 50% चूक है। फिरोज जी लौटेंगे आपके पास, इस बात को समझेंगे। अभी सोयाबीन पर लंबी बात आपसे करेंगे। मैं एक बार गीतधीर जी के पास जाना चाहूंगा। गीतधीर जी, क्या लगता है कि कांग्रेस घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं किसानों से, उसमें बाजी मार ले गई है? भाजपा सत्ता में रहते हुए भी पीछे रह गई है? देखिए, कांग्रेस का काम केवल और केवल जनता के साथ में छल करना और छलावा करना है। आप किसी भी राज्य में देख लें, इन्होंने हिमाचल में भी ऐसे ही वादे किए थे। क्या हिमाचल में वो वादे पूरे कर दिए? इन्होंने अन्य उत्तराखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, अन्य राज्यों में भी क्या हालात है, कांग्रेस ने जो वादे किए थे कहाँ तक के उससे सफलाई हो पाई है, जनता जानती है। जनता को केवल और केवल सिर्फ एक वोट डालने की मशीन समझते हैं और उसका उपयोग करने के बाद में उसको फेंक देते हैं। यहाँ पर जनता के अगर हितों की किसी ने बात करी है तो भारतीय जनता पार्टी ने करी। अब किसानों की बात अगर आप मुख्य रूप से करेंगे, इनके घोषणा पत्र में जो मुख्य रूप से जो बिंदु है, इसको पहले क्यों नहीं पार कर पाए? जब इनकी 15 महीने की सरकार आई थी तब तो इनके वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष बोल के गए थे कि 10 दिनों में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल डालूंगा। आखिरकार इनके नेताओं को ही, जनता को ही मिलके इनके मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, सरकार इनकी गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कर्जा माफ हुआ। फिर जनता ने जो है सबक लिया कि हाँ, अब कभी कांग्रेस को मध्य प्रदेश की धरती पे नहीं लाएंगे। ये एक जगह पे नहीं, अन्य जगहों पे भी इनके साथ में हुआ है। उसका कारण ये था, इन्होंने नए वोटर्स जो कि 18 साल से ऊपर के आए थे उनको भी छलने का प्रयास किया था और किसानों को एक बार लुभाने के लिए, नई नई नीतियां बताने के लिए, एक असफल होती हुई नीतियां इनकी जो थी वो दिखाने का प्रयास किया था, जिसको बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, उसी प्रकार से। अब देखिए, अगर आंकड़े के रूप में हम बात भी करें तो 2003 के पहले तक तो निरंतर इनकी सरकारें जो हैं मध्य प्रदेश में रही हैं। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन तब आप अगर सिंचाई का आंकड़ा देखें तो 7,68,000 हेक्टेयर पे सिंचाई होती थी मध्य प्रदेश की धरती पर। ये मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं आपको, ये प्रमाणित सरकारी आंकड़ा है ना। उसके बाद में 2022 में देखिए आंकड़ा 45 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है और हम 2025 में इसको 65 लाख हेक्टेयर तक के ले जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो किसान है उसके ऊपर दया भावना और हीन भावना से उसको देखती है कांग्रेस, लेकिन हम उसको जो है कृषि को लाभ का धंधा बनाने की बात करते हैं और हमने उसके लिए स्वरोजगार समूह बनाए। हमने अब जो छोटा किसान है वो भी एक्सपोर्ट कैसे कर पाए, अपनी जो सब्जियां उगाता है, जो अपने फल उगाता है, इन सब चीजों के लिए जो है केंद्र बनाए और वो मित्र जो है वो सहायता समूह पे जाते हैं हमारे किसान मित्र, वहां से समझते हैं और आज जो है वो लाभार्थी बन रहे हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की धरती पे कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कृषि के क्षेत्र में अवार्ड लेके आएगी, क्योंकि पंजाब को हमेशा से कृषक क्षेत्र में नंबर 1 माना जाता था। लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी ने अपना लक्ष्य हासिल किया और 4 बार हमें कृषि क्षेत्र में अवार्ड मिला है। निश्चित रूप से कांग्रेस को इन सब बातों से सबक लेना चाहिए कि धरातल पे कार्य करें जनता को लुभाने के लिए। जैसे गैस सिलेंडर की ये लोग बात कर रहे हैं कि 500 रुपए में, हमने तो दे दिया साहब। आप जो है लाडली बहना योजना जो हम लेके आए हैं, वहां हम जो बात कर रहे हैं 3000 रुपए तक के ले जाने की कर रहे हैं, आप 1500 पे अटके हैं। जी मनोज जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, इनकी एक बार नहीं अनेकों बार ऐसी बातें रही हैं जिससे जनता को इन्होंने छला है, जनता को इन्होंने ठगा है और जनता के साथ में अविश्वास हुआ है कहीं ना कहीं जनता का इनके प्रति। जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार निर्मल जी के पास जाना चाहूंगा। निर्मल जी, कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने वायदे हैं, अपने अपने दावे हैं।
कैसे देखते हैं? तो कांग्रेस ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है, किसान किस हद तक इसको स्वीकार पाएंगे? मनोज जी, जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 70-75% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दोनों दलों की ये मान्यता भी है और मजबूरी भी है कि बिना किसान की बात किए इनमें से किसी का कोई गुजारा नहीं है, इनकी नैया पार नहीं हो सकती है। वो दोनों ही दलों के साथ ये इनकी मान्यता के साथ चलती हुई एक बात है। अगर हम आज का कांग्रेस का जो वचन पत्र है, इसके पूरे लबोलुआब को देखें तो इसमें लगभग 40 घोषणाएं या 40 वादे ऐसे हैं जो किसानों से संबंधित हैं। गांव देहात की कैसे तरक्की होगी, इसका पूरा एक रोड मैप जो है वो बनाकर कांग्रेस ने आज अपने इस वचन पत्र में उजागर किया है, इसको जो है लोगों के सामने रखा है। अब एक तरीके से गेंद जो है वो किसानों के ही पाले में है, और वो 5-10 सालों से जिस तरह से इन पूरी योजनाओं का अवलोकन कर रहे थे, जैसे कि बीच में 18 महीने का कांग्रेस का भी शासनकाल एमपी के किसानों ने देखा, और पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों की अगर हम क्षेत्रवार बात करें तो कम से कम ग्वालियर चंबल संभाग के इलाके में, जहां की अभी किसान तक ने अपना इलेक्शन कारवां लगभग पूरा किया है, वहां अभी भी बहुत सारे दूर दराज के गांव ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। किसानों के पास बहुत सारी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो अभी नहीं पहुंच पा रही हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है। इन 5 चीजों को पैरामीटर मानकर, मानक मानते हुए हमने किसानों से जब बात की तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिल भी रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए अभी मध्य प्रदेश के किसानों को, गांव के लोगों को इंतजार है। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत की बात। जहां तक कांग्रेस का वचन पत्र है, इसमें 2-3 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से एमएसपी गारंटी। चूंकि पूरे देश ने एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन देखा एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर, और इस पर बड़ी लंबी बहस भी हुई और आज भी ये चर्चा का विषय है। कांग्रेस सैद्धांतिक तौर पर इस बात को मानती है कि एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी अगर हम कहें कि शब्दों का उलटफेर करते हुए भी इस चीज को किसी ना किसी रूप में स्वीकार करती है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले, लेकिन गारंटी जैसे शब्द को बोलने से अभी भारतीय जनता पार्टी परहेज कर रही है। इस चीज को हम लोग लगातार देख रहे हैं। 2019 से के पहले से, जब से आंदोलन शुरू हुआ था, तब से यही स्टैंड रहा है। आज जो घोषणा पत्र या वचन पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, उसमें एमएसपी की गारंटी की जो बात कही गई है, मुझे इसमें थोड़ी सी अस्पष्टता नजर आती है। जिस तरह से 2600 रुपए गेहूं की एमएसपी की बात कही है कांग्रेस ने, और 2500 रुपए धान के लिए, क्या बाजार में या कहीं भी किसी भी कोने में किसान का कोई भी गेहूं या धान अगर बेचा जाता है तो वह इसी कीमत पर बेचने के लिए उसको अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी ऐसा कुछ कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट नहीं हो पाया है। जबकि गारंटी में ये बात कही गई है कि किसान कहीं भी बेचने जाए, चाहे वह मंडी में बेचे या बाजार में बेचे, खुले बाजार में बेचे, कम से कम उसको इतनी कीमत देनी ही पड़ेगी या उसको इतनी कीमत पर अपना गेहूं या धान बेचने का अवसर मिलेगा। ये एक चीज है। दूसरा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना है, जिसमें गोबर को जो है सरकार खरीदती है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने सरकार बनने पर 2 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों से गोबर खरीदने की बात अपने वचन पत्र में कही है। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गाय और गाय के संरक्षण को लेकर जिस तरह का एक मुहिम है, एक अभियान है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाजपा शासित राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, और उसको छत्तीसगढ़ ने बहुत ही नए और अभिनव प्रयोग के साथ, एक योजना के साथ उसको लागू किया, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। और उसको अब तमाम अन्य राज्य हैं जो किसी न किसी रूप में फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज ये कहा है कि वो गोबर खरीदी जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। ये अपने आप में गोधन को लेकर, जो गोधन की जो हम जैविक खेती की जो बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, इसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी जैसा कि भोपाल में बीडी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। निश्चित रूप से उसमें कांग्रेस का जो वचन पत्र है उस पर प्रतिक्रिया मांगी गई होगी, और गीत जी ने भी जो बात कही है, लगभग उसी लाइन पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी होगी। मेरा ऐसा मानना है कि किसानों ने इस पूरे घोषणा पत्र को, खासतौर से जिसमें शुरू के 5 जो बिंदु हैं वो किसानों के लिए ही समर्पित हैं, एक तरह से इनको बड़ी गंभीरता से किसान देखेंगे। और अभी ये वेट एंड वॉच की स्थिति है किसानों के लिए, गांव देहात के लिए। वो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को, उसको अपना अवलोकन करते हुए फिर आगे का अपना मूड बनाएंगे। फिलहाल ऐसा कहा जा सकता है कि मालवा अंचल में जो है, और अगर हम कहें कि विंध्य क्षेत्र में, इस वचन पत्र को लेकर असर ज्यादा देखने को
मिल सकता है, क्योंकि तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जो इन दोनों इलाकों के किसानों की लंबे समय से मांग भी रही है। जैसे हम सोलर पंप की बात करें, सोलर योजना जिसमें कांग्रेस के वचन पत्र में कहा गया है कि इसके लक्ष्य को बढ़ाया जाएगा, और दूसरा जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 95% अनुदान अनुसूचित जनजाति के यानी ट्राइबल समुदाय के लोगों को इस योजना में दिया जाएगा। यानी एक तरफ फ्रीवीज की बात जो हम करते हैं कि रेवड़ियां बांटने वाली जो बात है, क्या सरकार सक्षम होगी 95% अनुदान देने पर, जबकि हम जानते हैं कि सोलर पंप अपने आप में या सोलर टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ है वो बहुत ही कीमती है। एक तरह से अभी भी उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंडिजिनस बनाते हुए और लोगों के लिए सुलभ बनाया जाए इसको। तो इसको सरकार कैसे वहन करेगी? 95% अनुदान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी। मैं सिद्दीकी साहब लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार चाहूंगा कि राहुल जी के पास फिर से जाऊं। राहुल जी, हम एक कमेंट भी डिस्प्ले कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पंकज जी लिखते हैं कि किसान दोनों राजनीतिक दलों की सरकारों में ठगा महसूस करते हैं। उन्होंने लोगों का जिक्र किया है। आप स्वतंत्र वॉइस बन के उभरे हैं किसानों की। घोषणा पत्र से भी हम बात करते हैं, घोषणा पत्र की भी कांग्रेस ने बहुत सारे वायदे किए हैं और बीजेपी का भी घोषणा पत्र आना है। क्या वाकई कांग्रेस और बीजेपी किसानों की स्थितियों को समझते हुए बेहतर काम करने की तरफ आगे बढ़ने की दिशा में है? मुद्दों मैं फिर वहीं पे खड़ा हूं कि क्या कांग्रेस किसानों के मुद्दों को पहचान पाई है ठीक से? देखिए मनोज जी, असल बात क्या है कि घोषणा पत्र कोई कानूनी फॉर्मेट नहीं है, ये केवल एक घोषणा है। ये जब अमल में आ जाएगी तब इसकी सच्चाई सामने आती है। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री विकास ये योजना आयोग बनाएंगे। अब इस आयोग में कौन कृषि लोग बैठेंगे, किसान नेता बैठेंगे, किसान बैठेगा, उसमें लिखा तो है। अब उसमें अधिकारी और वही पार्टी के नेता बैठ गए, फिर क्या होगा? उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, मतलब मैं किसी को कटाक्ष करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समय पे भी एक किसान आयोग बना था। उसमें कौन बैठता था? भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस का एक अनुषंगिक संगठन है, उसके नेता, मुख्यमंत्री स्वयं, अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कुछ लोग बैठते थे। समस्या वहीं आती है। मैं हमेशा कहता हूँ, नीति का निर्धारण करते समय नियत जो भी रही हो, उसके अनुपालन करते समय की नियत मायने रखती है। आज सारी बातें हो रही, मंडी के बारे में फिरोज भाई कह रहे थे। मध्य प्रदेश में इन्हीं के मुख्यमंत्री प्रकाशन सेठी जी के कार्यकाल में सन 1972 का मंडी एक्ट बना था, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मंडी एक्ट, जिसमें धारा 36A में लिखा हुआ है किसी भी फसल का दाम समर्थन मूल्य से नीचे नहीं लगेगा। अब ये दोनों महानुभाव बैठे, 15 महीने की सरकार फिरोज भाई की भी रही है, उससे पहले उन्होंने 10 साल दिग्विजय सिंह जी की सरकार भी देखी है। हमारे युवा प्रवक्ता भाई भी बैठे हैं, हीर जी, उनकी सरकार 18.5 साल से है, उसके पहले बहुत सारी सरकारें रही, पटवा जी की रही। क्या कभी भी इन दोनों पार्टी के नेताओं ने ईमानदारी से उस एक कलम को, जो इनके एक मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया एक्ट था, उसका अनुपालन कराया? क्या इनके आंखों के सामने किसान लुटता नहीं है? क्या इनकी आंखों के सामने व्यापारी किसानों से, अभी मैंने आपको पिछले डिबेट में बताया था कि व्यापारियों ने, कलेक्टरों ने आदेश दिया कि इसका अनुपालन होना चाहिए, और व्यापारियों ने कट्टा छपवा लिया कि साहब मैं गरीब किसान हूं और मुझे तकलीफ है, इसलिए मैं अपनी उपज सस्ते दाम में बेच रहा हूं। इतने वर्ष हो गए हैं, सरकारी खरीद के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की मंडियों में क्या किसी भी फसल का दाम समर्थन मूल्य से चालू होता है? कहने भर की बातों से कुछ नहीं होता। कानून बनने के बाद उसका अनुपालन सख्ती से कराना चाहिए। और मैं फिर फिरोज भाई से कह रहा हूं कि कृपया कर इस चुनाव में अपने नेताओं से कर्जा माफी पे वही वक्तव्य दिलवाएं जो बात सही हो, क्योंकि फिरोज भाई बहुत सम्मान के साथ हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। पिछले चुनाव में भी आपके कई नेता ये कह गए थे कि जिसने पैसा जमा कर दिया उसका भी हम लौटाएंगे, पैसा एक का भी वापस नहीं आया। ईमानदारी से 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ, मैं मानता हूँ। 1 लाख का कर्जा आपने झाबुआ के उपचुनाव में माफ किया, 2 लाख की घोषणा अगर के चुनाव में करी, लेकिन बाकी कर्ज माफी होती और आपकी सरकार चली गई। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं, ये 2 लाख रुपए का जो आप कह रहे हो कि जिसने जमा कर दिया है उसका पैसा वापस आएगा, ये लिखित में लिखवा देना, क्योंकि बाद में क्या होता है ना फिरोज भाई, हम किसान चक्कर लगाते फिरते हैं और फिर आपसे कुछ कहेंगे नहीं, तो आप जाम करो ना, रोड जाम किया करो। भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे कांग्रेस से कुछ नहीं किया। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ अभी अपन स्पष्ट कर लेंगे, आपके पास समय है, आपको चुनाव में जाना, उससे पहले आराम से बैठ के इसको कर लेंगे राहुल भाई। कि खीर भाई बात कर रहे थे कि बहुत सारी बातें करी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हर बार घोषणा करते हैं 0% ब्याज की, 31 मार्च की डेडलाइन है, दोनों पार्टी के घोषणा पत्र, एक का आ गया दूसरे का आना है। आप क्यों नहीं कहते हो भैया कि 31 मार्च की समय सीमा को परमानेंटली बढ़ा के 31 मई करेंगे? कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी वो बात नदारत है।
फिर किसान खड़ा होगा, आंदोलन करेगा, कहेगा भैया मेरा गेहूं तुलाई का पैसा नहीं आया, फिर आप 31 मार्च को 31 अप्रैल करोगे और 31 मई को पैसा आएगा, फिर मैं 0% की जगह 16% दूंगा। क्या ये बुनियादी समस्या आपको नजर नहीं आती? आप लोग बुनियादी समस्या पे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि आप टारगेट वो बात करते हो जिससे किसान को लोक लुभावन बातों में फंसा के उसका वोट लिया जा सके। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधी बात कहता हूं, मध्य प्रदेश ही नहीं देश के किसान की जेब में यदि पैसा है तो उसे किसी कर्ज माफी या उसे किसी भी प्रकार की ब्याज माफी की स्कीम की आवश्यकता नहीं है। सारी पार्टियों को मिलकर ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि मध्य प्रदेश का किसान और इस देश का किसान सुदृढ़ बने, उसकी आमदनी के अनुरूप, उसकी जो लागत के अनुरूप उसकी आमदनी बढ़े, उसके जेब में पैसा हो। आप उसकी जेब की पैसा की चिंता करिए, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं उस बात का कि 2100 रुपए से बढ़ा के 2600 रुपए गेहूं खरीदने की बात कही है। मैं स्वागत करता हूं उस बात का कि 2500 रुपए कही, और फिरोज भाई की उस बात का भी स्वागत करते कि 3000 होगा, सरकार आई तो हम वो भी देख लेंगे। लेकिन ये वो बातें हैं, किसान की आमदनी बढ़े, किसान की लागत घटे, जो जीएसटी लोहा लंगर दुखी पंजर फावड़ा पे लगा है, ट्रैक्टर पे लगा है, वो जीएसटी खत्म हो, किसान का अमानक खाद बीज जो मार्केट में बिकता है, अरे हम अभी 12,500 रुपए क्विंटल सोयाबीन का बीज खरीदा है, फसल नष्ट हो गई, वो पटवारी हड़ताल पे बैठे, RIC ने वो नहीं करवाया, क्या बोलते हैं सर्वे, हमारा पैसा नहीं आया, उस नुकसान को हम भोगे बैठे हैं। 2 साल में हमारा फसल बीमा आता है, लिखो ना कि भाई फसल बीमा फसल नष्ट होने के अगले साल दिया जाएगा, RBC 6(4) की धारा में खेत को इकाई माना जाएगा। मंडी में किसी भी किसान के टोकन आने के बाद 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर उसकी तुलाई सुनिश्चित की जाएगी। ये वो बातें हैं जो होनी चाहिए। मनोज जी, बहुत अच्छा है घोषणा पत्र, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, और ऐसा ही दिखने में अच्छा घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का भी आएगा। लेकिन दिखने में अच्छा और होने में अच्छे में अंतर होता है। टारगेट करो उन बातों को जिनको हम बरसों से मांग रहे हैं। आप जो दे रहे हो उसका स्वागत है, लेकिन बात वही है जो हम मांगते हैं उसका भी तो स्वागत होना चाहिए ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। मैं सिद्दीकी साहब के पास भी जाऊंगा। गीत जी, आप भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, आपके पास भी लौटूंगा। सिद्दीकी साहब के पास जाऊंगा। सिद्दीकी साहब, राहुल जी ने बहुत खरी बातें कही है राजनीतिक दलों के 2 चेहरों पर। एक वो चेहरा जो लोग लुभाने वायदा करता है, तो दूसरा चेहरा असल मुद्दों को भूल जाता है। इस घोषणा पत्र में भी आपने बेशक ये बातें कही हैं कि गेहूं और धान MSP से ऊपर बोनस पे खरीदा जाएगा छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, लेकिन सोयाबीन पर जिस तरह से मैं देख पाया हूं, जितना ना सोयाबीन मध्य प्रदेश की तासीर का हिस्सा है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन बोते हैं। और दूसरा लहसुन, आपके नेता जो है लहसुन विधानसभा तक पहुंचा जाते हैं, लेकिन लहसुन खरीद और सोयाबीन को दाम दिलवाने को लेकर आप घोषणा पत्र में कोई भी विचार नहीं रख पाए। इसके साथ ही राहुल जी ने भी कई विषय रखे हैं, क्या कहेंगे उन पर आप? देखिए, सवाल ये है कि जैसे मंडियों की जो प्रणाली का सवाल है, हमने इसमें घोषणा पत्र में कहा है कि मंडी अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराएंगे और साथ में मंडी समन्वय समिति को पुनर्गठित करेंगे। कौन आता है मंडी में? हम किसान आते हैं, राहुल भाई भी आते हैं, मेरे जैसे किसान भी आते हैं। सरकार तो व्यवस्था देती है, लेकिन अगर हम लोग ही किसानों को न्याय न दिला पाए तो ये दुर्भाग्य है, इसको होना चाहिए। मैं इनकी इस बात से सहमत हूं कि मंडियों में जो है किसानों को लूटा जाता है। हमने इसीलिए FAQ का प्रावधान किया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटों का प्रावधान किया है। इसमें हम साथ में FAQ, इसमें जो है मिट्टी जांच की जो प्रशिक्षण था, परीक्षण था, बीज परीक्षण था, उसकी जो लेबोरेटरीज बंद पड़ी हैं उनको भी हम चालू करने का बात की। मतलब हमने हम मालों के हित में भी बात की है। यानी पूरी तरीके से एक जो उन्नयन का कार्य होता है मंडियों का, वो उन्नयन का कार्य करेंगे हम। और हमने ये भी कहा है कि हम एक एक्सपोर्ट काउंसिल बनाएंगे कि अब मध्य प्रदेश सरकार जो है एक्सपोर्ट काउंसिल जो है अपेडा के माध्यम से चले और अपना एक्सपोर्ट खुद कर सके। हमने अपनी ब्रांडिंग की है कि गोल्डन श्री नाम का हम शरबती गेहूं की ब्रांडिंग करेंगे और भुट्टा किंग के नाम से वे मक्का की ब्रांडिंग करेंगे और उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का रास्ता सुलभ करेंगे। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो कृषि है, उस कृषि को हम एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। यही काम हम बाद में सांची के साथ भी करेंगे, जो दुग्ध का भी है। तो जो घोषणा पत्र होता है वो एक विजन होता है, विजन के साथ होता है कि एक सरकार का क्या विजन है अपने किसानों की आमदनी दुगनी करने के संबंध में, अपने किसानों को जो सहूलियतें देने के संबंध में, कृषि और कृषि क्षेत्र के विकास के संबंध में, और जो उत्पादन है उस उत्पादन को कैसे खपाया जाए उसके संबंध में। मैं समझता हूं कि जो कमलनाथ जी का जो ये सोच और विजन है, ये बिल्कुल पुख्ता है और इसमें बहुत सारी बदलाव होते रहते हैं, आते रहते हैं।
मैं तो आपकी इस बात का भी समर्थन करता हूं कि जो लाल बहादुर शास्त्री आयोग बने उसमें जो किसान संगठन है उन किसान संगठनों को जगह मिलना चाहिए और वो किसान संगठन के लोग ही आए और साथ में बैठे। भले अध्यक्ष किसी भी पार्टी विशेष का पुराना आदमी रहे, लेकिन आयोग मतलब होता है एक स्वतंत्र इकाई होता है आयोग का, किसान आयोग जो जैसा था पहले। अब इसमें जैसे राहुल भाई ने जो सवाल उठाया कि ये क्या नहीं है, तो इसमें एक चीज नहीं है कि जो जीएसटी लग रहा है, जीएसटी तो केंद्र सरकार के पाले की चीज है। फसल बीमा जो है ये केंद्र सरकार की योजना है और उसको कब कैसे देना है, उसका जो बहुत सारे जो दिक्कतें और परेशानियां हैं वो उनको सुलभ किया जाना चाहिए, तो वो केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर किया जाना चाहिए। डबल इंजन की जो सरकार है वो 2100 रुपए देती है यहाँ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सिंगल इंजन की सरकार किसानों को धान 2500 रुपए देती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में और हम में फर्क है। और सवाल ये है कि जो कृषक न्याय योजना थी, जो जय किसान ऋण माफी योजना थी, उस योजना जब हम उसको पूरा क्रियान्वित करके उसका खाका तैयार करके गए थे तो उस योजना को बंद नहीं करना था। शिवराज जी अपनी जेब से तो पैसा दे नहीं रहे थे, या आपने हाथ खड़े कर दिए कि हमने तो ऐसा कहा नहीं था। क्यों भाई, क्यों किसानों की आपको कौन सा जनता ने ना आपको अधिकार दिया था कि आप जाके आइए और कुर्सी पे बैठ जाइए वल्लभ भवन में? जनता ने आपको वो भी तो अधिकार नहीं दिया था। तो मोदी जी की तिगड़ा में और अमित शाह जी की तिगड़ा में जो चलती रहती है पूरे देश में, कहीं ईडी दौड़ने लगती, कहीं आईटी दौड़ने लगती, कहीं कुछ दौड़ने लगता है और उसमें आम जनता का नुकसान होता है। तो हमने, आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने किसान कर्ज माफी का वायदा नहीं किया था, वो कांग्रेस ने किया था। ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जनता ने आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं दिया था, आपको खरीद फरोख्त करने का और कैदियों को ले जाके बेंगलोर में बंद करने का भी अधिकार जनता ने आपको नहीं दिया था। आपको भी नैतिकता के आधार पर काम करने का अधिकार जनता ने दिया था। जनता के दिए वोट को बांटने का अधिकार, बेचने का अधिकार भी आपको नहीं मिला था। ये हुई एक बात। सोयाबीन जो है, सोयाबीन के लिए हमको वाकई काम करने की आवश्यकता है। ये एक हमारी कैश क्रॉप थी जो पूरी तरीके से डिमोलिश हो गई। और मेरे बड़े भाई एक बड़ा बड़ा वायदा कर रहे थे, मैं अभी वैसे घोषणा पत्र पे रहूंगा, कि हमने 45 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर दी। भाई साहब, ना इंदिरा सागर डैम आपने बनाया, ना बांध सागर डैम आपने बनाया, ना तवा आपने बनाया, ना चंबल आपने बनाया, ना बरगी आपने बनाया। कौन सा डैम बनाया जो आपने ये सब कर दिया भाई? ये क्या ऊपर आपके पास बांस है क्या, हिला देते हो पानी बरस जाता है? हम समझे तो एक आध का नाम आप बता दीजिए जो बड़ी प्रोजेक्ट आपने बनाई। ये तो सब कांग्रेस की बनी हुई थी ना। तो ये कांग्रेस की बनी हुई थी, उनके विस्तार के काम चल रहे थे। और मनमोहन सिंह की सरकार ने प्रधानमंत्री नहर सिंचाई योजना एक बड़ी योजना लाई थी, उसने ये इसका सब क्रियान्वयन कर दिया। और इसमें जो है हमने जो बहुत अच्छा है कि फसल सुरक्षा को लेकर भी बात किया है, जैविक खेती की तरफ भी हम जा रहे हैं। हमने आय में वृद्धि के लिए किसानों को, किसान भाइयों की आय में मतलब बाड़ी प्रबंधन, नंदिनी गोधन योजना, और हमने देखिए 2 रुपए किलो जो है गोबर खरीदने का काम किया है। और देखिए हमारी क्या योजना है, हम ये 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, गांव में इसके वर्मी पिट बनाए जाएंगे, नाडेप टाके बनाए जाएंगे, और इस नाडेप टाके को से हम जो खाद बनाएंगे उसको हम मार्कफेड के गोदामों के माध्यम से बिकवाएंगे, ताकि किसानों की डीएपी यूरिया पर जो निर्भरता है उस निर्भरता को हम कम करें, जमीन की उर्वरक शक्ति को हम बढ़ा सकें। और जो हमारा गोबर है और हमारा मवेशी है जो गांव गांव में जगह जगह घूमता रहता है, गोबर से जो पूरे शहर पूरे में जो दुर्गंध फैल जाती है और जो तकलीफें परेशानियां जो होती हैं, तो हमारे मवेशी का भी इसमें संरक्षण होगा। गोबर का सही उपयोग होके वो किसानों के खेतों तक जाएगा तो मिट्टी की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। और इस योजना को हमने बहुत अच्छा किया। फसल बीमा योजना को भी हम सरलीकरण करेंगे। किसानों की जो तकलीफें हैं वाजिब, उसको हम केंद्र सरकार के सामने ले जाएंगे, क्योंकि हम इसमें घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये है ही केंद्र सरकार की योजना, इसका मैनुअली केंद्र सरकार से आया है। उसको स्टेट अल्टी पल्टी नहीं कर सकता उस योजना को। फिरोज जी, एक बार आपके आरोपों पर गीतगिर जी से सवाल जवाब ले लेते हैं। गीतगिर जी, भाजपा कटघरे में है? नहीं साहब,
इन्होंने जो बात बोली थी, मैं जनता तक की, आपका एक जिम्मेदार चैनल है, उसके माध्यम से मुझे अवसर मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि फिरोज जी के जो सवाल थे वो फिर जनता को यूं जलेबी की तरह उलझाने वाले थे, किसानों को उलझाने वाले थे। तो मैं बताता हूं हमने क्या किया। मनमोहन जी की तरफ तो जा ही नहीं रहे साहब, अभी तो हम बात करते हैं पिछले 3 सालों में हमने जो है 6 लाख हेक्टेयर से अधिक की नई सिंचाई क्षमता विकसित की है। अब देखिए, जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माणाधीन 400 आप तो ये बताओ, सिंचाई प्रधानमंत्री ने परियोजना एमएसपी के की माध्यम। गारंटी बोली थी ना एक कि हम मिनट, कानून एक बनाएंगे, मिनट, क्यों नहीं फिरोज बना जी, कानून? फिरोज आप जी, तो इसकी बात फिरोज जी, बताओ, हम इधर उधर फिरोज की जी, बात एक नहीं मिनट, ना, हम फिरोज भाई जी, मेन मुद्दे पे बात करें नहीं ना फिरोज अपन। जी, ऐसे नहीं होता। मैं पूरी बात करूंगा, फिरोज जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था, और मैं हाँ, पूरा हाँ, आंकड़ा बोलिए। लेके बैठा हूँ। ये पूरा पढ़ूंगा, रुकिए आप यार, हाँ, राहुल पूरा जी, पढ़ूंगा। इसके बाद एक बार ये राउंड भी कर लेंगे, एक बार ये राउंड भी कर लेंगे। एक बार देखिए, आपको पूरा जवाब देने का मौका मिला, एक बार जीत जी को भी जवाब देने का मौका देंगे। इनके प्रत्येक सवाल का उत्तर दे रहा हूँ, इतना घबराहट क्यों? बिल्कुल मत घबराएं। कांग्रेस नहीं, पार्टी और मेरे फिरोज एमएसपी भाई से की मेरा गारंटी से शुरू करो। आदरपूर्वक अरे आग्रह है एमएसपी की साहब। गारंटी से शुरू करो। अरे सर, फिर आदरपूर्वक फिरोज मेरा भाई, भी आग्रह है। आप मेरे मुंह में, हम गरीब मेरे मुंह में किसान हैं, शब्द हम तो डालोगे इतना क्या? पूछ रहे हैं, हमारी नहीं साहब, एमएसपी आप की किसान हो गारंटी तो आप दिला दो सुनो ना। आप तो। आप हाँ, तो तो वही किसानों कह का रहे हैं, नुकसान कर एमएसपी रहे की हो। गारंटी आप तो दिला दो योजनाएं भैया तक के नहीं हमें। पहुंचने दे रहे हैं। आप तो योजनाएं किसानों तक के नहीं पहुंचने दे रहे हो। आप हमने जो काम किया वो तो हम गिनवाएंगे। आप तो मनमोहन सिंह और कहाँ गांधी परिवार तक के पहुंच गए थे साहब। अभी तो हम अपनी योजनाएं बनाते 3 सालों की अरे बात हम कर तो रहा हूं मैं। एमएसपी की जल गारंटी की बात कर संसाधन रहे हैं बड़े विभाग भाई। द्वारा निर्माणाधीन 475 सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 28 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। नर्मदा कछार की 24,500 करोड़ रुपए की लागत से 5,50,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता वाली 12 परियोजनाएं का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो चुका है। 12 कारम डैम परियोजना भी का आप उसी बोल में रहे थे से ना था क्या एक। किया है। उसके अलावा कारम डैम भी उसी लगभग, में से था। अरे साहब आप बीच में क्यों बोल रहे थे? घबराहट अरे क्यों? यार अभी तो सर, मैं आपका मैं प्रत्येक तो उत्तर दे रहा हूं, आप तो अरे घबरा रहे हो, मैं अभी तो से ही पूछ घबरा रहा रहे हूँ, हो। कारम डैम अभी भी तो उसी में से था क्या? कांग्रेस इतने में हवा निकाल रही है अपने कांग्रेस की। अभी तो फिरोज जी इतने में घबरा क्यों रहे हो? फिरोज जी डर क्यों? डरिए नहीं, अभी तो जवाब लीजिए। लगभग 8,500 करोड़ की लागत से देश की पहली वाहिद प्रेशराइज पाइप सिंचाई परियोजना जिसका नाम है जिसको मोहनपुरा और कंडुलिया से इनका क्रियान्वित किया गया है और इसकी विकसित होगी 2,85,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता। इससे जल जीवन मिशन की बात हम कर रहे थे, तो देखिए जल जीवन मिशन से अब तक 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जल नल योजना स्वीकृत हो चुकी है, जिससे किसानों के खेतों में पानी आ रहा है। इसलिए बड़ी योजना जो आपके डैमों की बात कर रहे थे ना, सिर्फ एक कारण नहीं है साहब। हमने यहाँ किसान को जो हर तरीके से सक्षम बनाने का प्रयास किया। लगभग 60 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के घरों में जल पहुंचाने का काम हो चुका है। लगभग 9,500 से अधिक ग्राम जो हैं आज वो 100% कवर हो चुके हैं इस योजना के अंतर्गत। उसके अलावा वर्ष 2019 हम केंद्र सरकार की भी बात कर लेते हैं। आप केंद्र सरकार पे जा रहे थे ना, यहाँ ऐसा 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 है, झूठे झूठी बातों पे झूठे झूठे आंसू बहाना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। हम बताते हैं क्या किया आपने। 2019 में मात्र 11% घरों में नल से जल की सुविधा थी, जो अब बढ़ के 50% से अधिक घरों तक के पहुंच चुकी है। उसके अलावा शहरों में घर नल, हर घर नल, ये योजना हमने प्रारंभ करी। इसके अंतर्गत लगभग 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं जो थी स्वीकृत हो चुकी हैं और उसका लाभ जनता को मध्य प्रदेश के मिल चुका है। वर्ष 2008 की बात कर लेते हैं। इसमें जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत 5 लाख से अधिक वाटर बॉडीज का निर्माण किया गया था। अब क्या साहब ये भी कांग्रेस ने करवाया था? ये भी बताइए, या कमलनाथ जी आए थे, या ये बंटाधार जी आपके कमलनाथ जी के साथ में जो दिग्विजय सिंह जी घूमते रहते, जिनके नाम पे विवाद हो रहे हैं। कमलनाथ जी का एक ट्विटर पे ट्वीट वायरल हो रहा है जिसपे वो कह रहे हैं कि इसका ठीकरा जो है वो अरे कमलनाथ। किसानों पे रहिए, किसानों पे रहिए ना मेरी बात भी। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी तो शुरुआत हुई है। अरे एमएसपी की गारंटी तो बता दीजिए भाई। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नल संरक्षण बोर्ड बना दिया है। ये आंदोलन की जरूरत नहीं साहब, अब हम तो जनता के लिए करते हैं। आप बोल रहे थे जनता को रोड पर बिठा के, ये हम उग्र रवैया नहीं अपनाते साहब। क्यों जाना पड़े किसी को चक्कर जाम करना पड़े? अभी आप राहुल जी को बोल रहे थे कि अरे भैया ये क्या हो रहा है? आप तो बोल रहे थे कि जी उपलब्धियों जी बिल्कुल जी देखिए, आप किसानों को देखिए, हम लोग फार्मर इश्यूज पे बात कर रहे हैं। आप बता रहे हैं, अच्छी बात है। जो बहुत सारे विषय
से बचने की आवश्यकता है। आप अपनी बात करिए और जल्दी करिए, ये बेहतर होगा, क्योंकि पार्टी के घोषणा पत्र से इतर हम अगर मुद्दों पर बात करें तो मुझे लगता है कि ठीक होगा। जी ठीक है, जल्दी आप अपनी बात। देखिए, प्रदेश में अमृत सरोवर का शुभारंभ जो है 11 अप्रैल 2022 को किया गया। अब ये कांग्रेस ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार काम हुआ था। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के जो है अनुसार, उनकी सोच, किसानों के प्रति जो उनकी भावना थी, वो हमने कर दिखाया। पूर्ण हो चुके अमृत सरोवर के किनारे निर्मित जो फ्लैग पोस्ट पर 15 अगस्त 2022 को ध्वज भी वहां पर फहराया गया था, ध्वजारोपण का भी कार्य किया गया था। अब देखिए, अमृत सरोवर निर्माण में गांव की जनता खुले दिल से, खुले हाथों से सहयोग कर रही थी और अब तक के 39 करोड़ 40 करोड़ रुपए की सहयोग की मशीनें और श्रमदान के रूप में प्राप्त हो चुकी हैं साहब ये। उसके अलावा देखिए 2 करोड़ से अधिक मूल्य के 36 हेक्टेयर से अधिक भूमि का दान के रूप में प्राप्त हुई है। अब भारत सरकार की प्रत्येक जिले में 75 के माने 3,900 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर, मनोज जी सुन रहा हूँ। पार्टियों का उपलब्धि पत्र लेके बैठे, अच्छी बात। आप ये प्रचार का तंत्र हो सकता, क्या बीजेपी, मैं कांग्रेस से भी कड़वे सवाल करूंगा, मैं निर्मल जी के पास जाऊंगा, उसके बाद कांग्रेस से भी कड़वे सवाल करूंगा ना। मैं कड़वे सवालों का दौर फिर शुरू करूंगा, एक बार निर्मल जी के पास जाना चाहूंगा। निर्मल जी, क्या बीजेपी कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं, वायदे हैं, किसानों को लुभाने में लगता है कि आपको किसान राजनीतिक दिशा बदलेंगे, किसानों को कहीं ना कहीं स्वीकार है? आप म्यूट है निर्मल जी। मनोज जी, हमने दोनों पार्टी के जो हमारे नेतागण हैं उनसे उनकी जो बात है उसको स्पष्टता से सुन लिया है। और कांग्रेस का आज जो वचन पत्र आया है, हम अगर इस पर फोकस करते हुए और ये देखें कि किसान किस हद तक इस स्थिति में है कि इन दोनों की बातों में किस पर भरोसा कर सकता है। विश्वास की अगर बात की जाएगी तो अभी मोल भाव का दौर चल रहा है। अगले जो मतदान के पहले का जो समय होगा उसमें हर गांव में आप जाएं, किसानों को इस समय सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातें स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं, एक उनका वर्तमान और दूसरा उनका भविष्य। वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो मौजूदा सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है, और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो आज की दौर में कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी को, जो भी अगली सरकार के भावी स्वरूप को लेकर जो भी बातें करते हैं, जो भी वादे करते हैं, जनता या किसान उसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। और अब पूरी तरीके से नफा नुकसान को देखते हुए ही किसान अपना मूड तय कर रहे हैं, भविष्य का जो भी उनका फैसला होगा उसको वह निर्धारित कर रहे हैं। जहां तक इन सारी योजनाओं की बात की जाए तो किसान और किसान का हित, इन दोनों के मामले में दोनों ही पार्टियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीति और नियत, यानी नियत और नीति दोनों के सापेक्ष अगर हम 2 सवालों को खड़ा करते हैं तो नियत और नीति दोनों इस बात को लेकर है कि कैसे किसानों का वोट लिया जाए। वोट के आधार पर ही ये तय होगा कि भविष्य किसका सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी का या कि कांग्रेस का। लेकिन इन दोनों की चक्की में किसान बीच में पिसता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 15-20 सालों से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति में अगर तुलनात्मक बदलाव की हम बात करेंगे तो दूसरे राज्यों से हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर यहाँ के किसानों में एक धारणा होती थी कि मध्य प्रदेश में ज्यादा अनुदान पर या ज्यादा सहूलियत से सुविधाओं का लाभ किसान उठा पाते हैं। लेकिन पिछले 5-7 सालों में ये धारणा टूटती नजर आई है। और हम लोग जिस तरह से जमीन पर, ग्राउंड पर जाकर जब काम करते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी योजनाएं, खासतौर से अगर हम बात करें सोलर पंप की जैसे योजना है, सरकार बहुत सारे मुद्दों को लेकर इसमें बताती है किसानों को कि किस तरह से अक्षय ऊर्जा सबके लिए लाभकारी है। लेकिन मध्य प्रदेश में जब हम घूमे तो हमको सोलर पंप का नितांत अभाव दिखाई दिया। किसानों में कोई ना तो जागरूकता है उसको लेकर, ना ही उनके पास इस बात की जानकारी होती है कि कैसे वह इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो दोनों दलों की जवाबदेही है, लेकिन ऐसे में सत्ताधारी दल की जवाबदेही ज्यादा बनती है और उनको पूरी स्पष्टता से ये बताना पड़ेगा, किसानों को ये बताना पड़ेगा कि उनके हित में क्या क्या काम अब तक हुए हैं। जैसा कि गीत भाई अभी बता रहे थे कि इतनी योजनाएं जो उन्होंने लागू की, या जमीन का जो सिंचित रकबा बढ़ाया, उस रकबे के बढ़ने से कितने किसानों का लाभ हुआ और कैसे उनकी आय बढ़ी, इस चीज को स्पष्ट तौर पर बताना पड़ेगा। अगर जमीन का एक टुकड़ा खाली गीला हो जाता है और किसान को उसका कोई लाभ नहीं पहुंच पाता है, या नहरों के माध्यम से छोटे छोटे गांव तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा सिंचित करने का कोई लाभ किसी भी राज्य में नहीं हो पाता है और किसानों को उसका लाभ मिल नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी
चूंकि चुनाव का दौर है, दोनों ही दल इस मामले में अपने आप को कहीं ना कहीं एक सॉलिड ग्राउंड पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो घोषणाएं हैं, उनके जो वादे हैं, वो किसानों के मन मस्तिष्क में उतर जाएं, किसी तरीके से उनका वोट मिले। इसके बाद आने वाले समय में जो भी होगा उसको क्रियान्वित किया जाएगा। लेकिन अस्पष्टता अभी भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर है, चाहे वह कांग्रेस का घोषणा पत्र हो या भारतीय जनता पार्टी का जो अभी घोषणा पत्र लागू होने वाला है, जो 1-2 दिनों में आएगा, उसको लेकर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या कुछ चीजें इसमें आनी बाकी है। मनोज जी। निर्मल जी, मैं जैसे कि आपने कहा कि सत्ता पक्ष से सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए, मैं कड़वे सवाल का दौर को शुरू करूंगा। गीत जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। गीत जी, आपने कहा कि सिंचाई की व्यवस्था की है, मान लेते हैं हर राजनीतिक दल का जब वो सत्ता में आता है, हर सरकार का पहला काम लोक कल्याणकारी कार्य करना ही होता है, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यही है, सोयाबीन किसानों की फसल खराब हो गई, बारिश नहीं हुई, क्या सिंचाई की भरपूर व्यवस्था करने में सरकार असफल रही? मान लेते हैं फसल खराब हो गई, मुआवजा क्यों नहीं मिला साहब? लहसुन के दाम आज तक लहसुन का किसान परेशान है, विपक्ष ने मुद्दा बना। ये सवाल मैं कांग्रेस से भी करूंगा, आप अपना जवाब दीजिए कि आखिरकार कहां सफलता रही है? देखिए, कई बार क्या होता है, किसान कोरोना का दौर बीच में चालू था, जब हमें कोरोना ये लोग गिफ्ट में देकर गए थे कांग्रेस पार्टी, हमने कोरोना के दौर में भी कृषि को जो है कहीं से कहीं तक के हर्जा नहीं आने दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, क्योंकि जनता से सरकार का समन्वय नहीं हो पा रहा था। हमारे जो कृषक मित्र हैं वो किसानों तक के नहीं पहुंच पा रहे थे कोरोना के कारण। तो जो फसल उपजाऊ बोई गई, जो फसल पैदावार हुई, कई बार देखा गया कि वो ऐसी फसल हो गई जिसकी बहुत ज्यादा बल्क में जो है प्रोडक्शन हो गया, जिसकी कारण जो है वहां पर उसका मूल्य नहीं मिल पाया। और दूसरे साल ऐसा हुआ कि उसका जो है कई बार नुकसान भी हुआ, क्योंकि उसकी देख के कि पिछली बार तो प्याज में रेट नहीं मिले थे, लहसुन में नहीं मिले थे, ऐसा कई बार किसानों ने अपने हिसाब से उसका आकलन करके आप पैदावार कर ली, और जब पैदावार हुई तो उसकी बिक्री में फिर दिक्कत आई। लेकिन निश्चित रूप से अब हम इस परिस्थिति से मध्य प्रदेश को निकाल चुके हैं। हमारे कृषक मित्र, हमारा कृषि विभाग जो है इस तरफ सक्रिय है। और निश्चित रूप से देखेंगे, अब जैसे टमाटर के रेट पूरे विश्व में बढ़े थे, तो कांग्रेस प्रोपेगेंडा कर रही थी, जहां कांग्रेस शासित सरकारें थी वहां पे भी कर रही थी। लेकिन आज देखिए मध्य प्रदेश में क्या हाल है, यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई, यहाँ पर हर चीज नियंत्रण में। यहाँ तक के बात की जाए तो कांग्रेस ने तो कोई भी फसल नुकसान होने पर कभी किसी को कोई राशि दी हो, यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात करते थे ये लोग। यहाँ पर कांग्रेस ने जब फसल की बात करें तो यहाँ पर क्या बात की जाती थी, तब इनके यहाँ पर खेती कितने पे होती थी। जी, अगर बीजेपी ने क्या किया ये बताएंगे, दर्शकों को सीधा संवाद होगा। हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। सब आंकड़ों में हम देखेंगे कृषि विकास दर की बात करते हैं हम सबसे पहले। फिरोज जी रुकिए ना, घबरा क्यों रहे हैं फिरोज जी? मैं कृषि सवाल पूछ रहा हूँ बार-बार, आप पूरा ध्यान आप मानेंगे नहीं। जी, आपके पास बिहार को बोलने दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर कृषि विकास दर की अगर हम बात करें तो 2002-03 में जो 0.3 थी वो 18.89% 2020-21 में हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से जादू हो जाता है। और ये सरकारी आंकड़े साहब, इसको आरटीआई से जरूर निकलवाएं। ये जरूर मैं चाहूंगा कि जनता के सामने ये आंकड़े आने चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खेती का जो बजट है वो 2003 में कांग्रेस की सरकार के टाइम पे 600 करोड़ रुपए था, जो आज 53,964 करोड़ रुपए है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 2022-23 और 23-24 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने हमेशा छल किया है। खेती के लिए बजट ही नहीं था इनके पास में, जब बजट ही नहीं था तो कहां से बात हो जाएगी। अब आप बात करेंगे खाद्यान्न उत्पादन की, तो खाद्यान्न उत्पादन में आप देखें 2003 का और भारतीय जनता, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां बता रहा हूं साहब। मनोज जी, आपके प्रश्न के सोयाबीन किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिल पाया अभी तक का? सिंचाई की नहीं मिला है, अगर कोई छूट नहीं मिला है, अगर कोई छूट गया होगा, अगर कोई छूट गया है, ऐसा कोई व्यक्ति भी है तो आपके माध्यम से हमारे से संपर्क कर सकता है। मिला ऐसा कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं। कांग्रेस केवल झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है, झूठ बोलने का काम है कांग्रेस का। हम कांग्रेस के पास आते हैं। फिरोज जी, आपने एमएसपी गारंटी को मुद्दा बनाया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी को अपनी पार्टी के एजेंडे पे रखा है। रायपुर में, राजस्थान में कांग्रेस एमएसपी पर फसल खरीदने पे फिसड्डी है। आप एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी विषय आज 3 साल का नहीं है, जुम्मा 5 साल का विषय नहीं है।
किसान एमएसपी की मांग पिछले 4 दशकों से कर रहे हैं और इस देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने सरकार शासन किया है। कांग्रेस की असफलता ही है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है और एमएसपी गारंटी को मुद्दा बना रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं साहब? देखिए, ऐसा है कि सीएसीपी जो कृषि फसल निर्धारण मूल्य निर्धारण आयोग है, वो कांग्रेस ने ही बनाया है। उसकी शुरुआत ही कांग्रेस ने की है। और जब एपीएमसी एक्ट तो आप केंद्र की सत्ता में थे। अब एमएसपी की गारंटी का कानून जो है, एमएसपी की गारंटी का कानून बना हुआ है जो एपीएमसी एक्ट है मध्य प्रदेश का, उसमें भी, लेकिन उसमें जो व्यापक परिवर्तन करना है और जो केंद्र सरकार को इसमें जो काम करना, पूरे जो किसानों ने दिल्ली क्यों घेरी, इसीलिए घेरी थी कि जो एमएसपी की गारंटी का कानून किसानों को चाहिए था, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें उसके माध्यम से चाहिए था। फिरोज जी देखिए, विषय यही है कि किसान दिल्ली इसीलिए आए थे कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में मांग यही उठी थी कि और एमएसपी की गारंटी कानून बन जाए, एमएसपी गारंटी कानून बन जाए और ये 3 कृषि कानून भी लागू हो जाए तो किसानों को कोई समस्या नहीं होगी। एमएसपी गारंटी कानून का विषय आज का नहीं है, पिछले 4 दशकों का है। अब आप बताइए, आखिरकार जैसा कि राहुल जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में भी कानून बना है, 19 साल से बीजेपी है और उससे पहले दिग्विजय सिंह की भी सरकार रही है। आखिरकार एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो पाई? देखिए, हमारी सरकारों में कहीं भी एमएसपी को लेके हंगामे नहीं होते, कहीं भी नहीं होते। जब तक हम लोग थे कि आपने तो ये एमएसपी वर्ड ही अब सुना है। 2014 से पहले किसी ने एमएसपी वर्ड सुना था क्या? पूछिए ना। मैं वही तो कह रहा हूं, तभी आपने सुना था कि किसान जो है 2016 में पूरा हमारा जो पूरा मंदसौर में जो आग लगी थी, वो क्या है, किसान ने क्या मांग की थी कि हमको मूल्य, वाजिब मूल्य चाहिए। क्यों हास्यास्पद बात कर रहा है? क्यों हास्यास्पद मुद्दा था क्या ये एमएसपी? बताइए आप मुझे। राहुल भाई बता दो। चलो एक मिनट मनोज भाई, राहुल भाई बताओ, पूरे देश में कभी भी एमएसपी को लेके किसानों ने आंदोलन किया हो तो बताओ आप, पूरे देश में बताओ आप मुझे दो उदाहरण बताओ आप, पूरे देश में बताओ, मध्य प्रदेश में या पूरे देश में? आप बोलने दोगे? बताइए फिर मैं बताता हूं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। और आप बोलने दो फिरोज भाई। हाँ बोलिए ना। और मैं मनोज जी बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, तो मैं 2-3 बातें बोल के इस सवाल का भी जवाब दे दूंगा, उसमें ये जवाब भी आपको मिल जाएगा। पहला, बात चल रही थी सोयाबीन की। वर्तमान में सोयाबीन की कटाई चल रही है, इनके चुनाव है ना। सोयाबीन पे इस घोषणा पत्र में कोई बात नहीं, और मैं खीर जी को बता दूं, सर्वे ही नहीं हुआ है, पैसे बांटने की बात कर रहे हो यार। मतलब लाइव टीवी में आप झूठ बोल रहे हो कि कोई रह गया हो तो मैं बता दूंगा। अच्छा, दूसरा, अभी धान कटेगा, हम उसमें बिजी रहेंगे। इसके बाद जो ये कह रहे हैं, दो मेरे मान्यवर साथी फिरोज भाई ने भी कहा, केंद्र सरकार आरबीसी 64 की धारा मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक पत्रिका की धारा है, जिसमें मध्य प्रदेश में फसल क्षतिपूर्ति में 25% बढ़ाने की आपने बात कही है। मैं आपसे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूं, क्या बार बार टीवी डिबेट में हमारे साथ बैठ के ये कहते हो कि खेत को इकाई मानना चाहिए? फिरोज भाई भी मानेंगे इस बात को, खेत को इकाई मानना चाहिए। तो फिर वो बात आपके घोषणा पत्र में क्यों नहीं है कि हमारे मध्य प्रदेश में जब फसल की क्षतिपूर्ति देंगे तो हल्का पटवारी की जगह खेत को इकाई मानेंगे? दूसरा, दो बातें मेरे सज्जन लोगों ने कही हैं। एमएसपी के लिए स्वामीनाथन आयोग मध्य प्रदेश में नहीं बना है फिरोज भाई, वो कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बना था, और तब से दिल्ली में बना था। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर स्वामीनाथन। ऋण मुक्ति और पूरा दाम आज का नहीं है, कक्का जी 50 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उनका नारा यही रहा है, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। पूरा दाम का अर्थ यही था कि भैया फसल का लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। दूसरा, दोनों साथियों को एक बात और मैं कह दूं, चुनाव में आप टीवी डिबेट करो तो बहुत संभल के करना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कोरोना गिफ्ट में दे गए, कोरोना महामारी थी, कोई किसी को गिफ्ट में नहीं देता। और फिरोज भाई के मुंह से निकला कि गोबर की बदबू। ऐसा मत बोलो साहब, गोबर किसान के लिए बहुत महान चीज होती है। मैं आपका कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, कृपया कर चुनाव में किसानों के डिबेट करते समय ये वाली बात ना करें। नहीं, मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ, मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ राहुल भाई। नहीं, राहुल भाई मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ, आपके मुंह से निकल गया, इसलिए मैं तो आपको दोस्त के नाते बोल रहा हूँ। मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। सोयाबीन हो, लहसुन का 2017 का आदरणीय खीरजी प्रोत्साहन राशि आज भी मध्य प्रदेश के किसानों की बाकी है। 2018 की सोयाबीन की भावांतर राशि हमारी आज भी बाकी है। 21-22 का हमारा राहत राशि की दूसरी और तीसरी किस्त बाकी है।
2-2 साल में फसल बीमा आता है। और अभी शिवराज जी ने बोला था कि मैंने फसल बीमा डाल दिया है। मैं विदिशा जिले में बैठा हूं, एक किसान बता दो जिसके खाते में फसल बीमा अभी वाला आया हो। तो कारण ये है कि आप लोग कुछ भी कह दोगे और जमीन पे कौन जाएगा? जमीन पे जाएंगे हम जैसे लोग या ये पत्रकार महोदय जैसे लोग, और उस बात को कौन पहुंचाएगा? आपका 1.5 महीने के चुनाव में आप लोग दोहान वादे करके घर चले जाओगे, बड़े बड़े बंगलों में बैठ जाओगे, फिर हमारे जैसा कोई किसान आपके बंगले पे जाएगा तो एक बोर्ड मिलता है कि मंत्री जी प्रवास पे हैं। कृषि मंत्री मैंने अपनी 34 साल की आयु में दोनों सरकारों के देख लिए, और कौन कितनी सुनता हमें पता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, वही वादे मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में आप लोग करें जो आप पूरे कर सकते हैं। और मेरा अभी भी निवेदन है, अभी तो आपके घोषणा पत्र बन रहे हैं, कृपया कर खेत को इकाई मानने की बात फिरोज भाई और हमारे तीर भाई दोनों तीर भाई डालें। हमारा जो मेन बात है कि 31 मार्च की डेट को बढ़ा के 31 मई परमानेंट कर दो, आप किसानों के पैसे जमा करने की बात, उसको आप माने। और फसल बीमा के लिए आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता हमारे युवा साथी, आप करवाइए प्रधानमंत्री जी से खेत को इकाई मानने की बात फसल बीमा योजना में, और कहलवाइए उनसे कि मध्य प्रदेश में हमारी दोनों जगह सरकार है आपकी, आपने आज तक फसल बीमा 2 साल से पहले हमको दिया है, और जब हमारा 2 साल में पैसा आता है तो उसका ब्याज क्यों नहीं देते आप हमको? 2000 रुपया का लोन भी अगर हम किसान मार्केट से उठा ले तो व्यापारी हमसे ब्याज ले लेके उधेड़ देता है। हमारा छोटा किसान आज खेती पे छोड़ने को मजबूर हो गया है। क्या इस बात का आपने ध्यान दिया? और आपका जो आप बार बार हाथ उठा रहे हो, मैं आपको भी एक बात कह दूं, आपने कहा कि रकबा ये फसल की सिंचाई बढ़ी, जिस मोनपुरा कुंडालिया बांध की बात आप कर रहे हो ना, वो जब मैं छोटा था तब से देख रहा हूं, और जब 2000 ये इनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब से काम चल रहा था। उसका काम कब का चलता है, कोई फीता काट देता है, कोई उसकी बात ले लेता है। उससे परे ये सोचो कि अगर सिंचाई बढ़ी है और अगर उत्पादन बढ़ा है और अगर खरीदी बढ़ी है तो हमारी आमदनी क्यों नहीं बढ़ी साहब? आप ही की 2022 की संसद में एक रिपोर्ट आई समिति की, 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार मेघालय जैसे छोटे राज्य के किसान की भी प्रति किसान आय वहां ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कौन से नंबर में आता है उसमें? ये कभी सोचा आपने? अगर इतना रकबा बढ़ रहा है, इतना उत्पादन बढ़ रहा है, ये बम्पर आप खरीद रहे हो, तो मध्य प्रदेश के किसान की जेब में पैसा क्यों नहीं है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे दे मुझे। ठीक, अब देखिए मनोज भाई नहीं बता पाए ना। मनोज भाई एक मिनट पहले सबसे पहले मनोज भाई ये रुक जाइए एक मिनट। मनोज भाई एक मिनट रुक जाइए, बोलने भी नहीं देते और आपके मुद्दे भी नहीं है, नहीं सफेद झूठ बोलते हो आप लोग। 2 मिनट बात खोने दीजिए, बीच में आप चुप हो जाओ यार। भाई आप विषय से विषय आप मनोज भाई ये बताइए नहीं बता पाए ना आप, आपके पास कोई मीडिया फाइल में हो कि आपने एमएसपी को लेके किसानों ने कभी आंदोलन किया हो? डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग भी कांग्रेस ने बनाया था। मनोज भाई रह गया मनोज भाई रह गया। मैं बता रहा हूँ बताओ फिरोज भाई, एक बात सुनिए, 2014 से पहले बताओ की बात चल रही है तो आप ये भी याद रख लो कि जिस प्रकार मंदसौर में 6 किसान मारे गए थे ना, बारदाने के आंदोलन को लेकर और फसल की दाम को लेकर जो आंदोलन मुल्ताई में हुआ था, उसमें कितने किसान मरे थे? इसका भी जवाब कांग्रेस को दे देना चाहिए। अब दे दो आप जवाब। वो जो है हाँ आप ये बताएं, से काम नहीं चलेगा। आपको सीधी बात मुझे एक बात बताओ, अपन सोयाबीन की बात करते हैं देश में, अपन सोयाबीन की बात करते हैं साहब 2000 बताओ ना। अब आप ये अच्छा, और अब एक चीज और बताओ, हम हमारे 1 मिनट आपने, और मनोज भाई एक प्रश्न और पूछ दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपने कहा था कि हम किसानों के लिए कानून बनाएंगे, एमएसपी का कब बनेगा? नहीं ठीक है, वो विषय बिल्कुल है, बताइए। एमएसपी को लेकर डबल इंजन की सरकार बताए ये बात नहीं है, विषय है उस पर बात होनी है। लेकिन ये कहना गलत है इस देश में एमएसपी की मांग को लेकर 2014 से पहले आंदोलन नहीं हुए, इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं। और आप मीडिया फाइल बताइए आप तो मुझे, मैं तो कह रहा हूं आपसे, मेरा मुद्दा ये है कि भाई हम लोग हमेशा से किसानों को एक बैलेंस रख के काम करते आए। ये मेरे जहन में 2000 में वीएम सिंह क्या, आप कांग्रेस के नेता रहे हैं, टीएमसी में रहे हैं, अभी बाहर हैं, वीएम सिंह के नेतृत्व में यूपी में धान खरीद को लेकर आंदोलन हुआ था। कोर्ट से जाकर वो ऑर्डर लेकर आए थे, धान खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित हुई थी। गन्ना किसानों को भी लेके ऐसे पॉकेट्स नहीं, देशव्यापी आंदोलन था। देखिए उससे पहले भी आंदोलन हुए हैं। मैं देखिए ये फैक्ट गलत है। अब गीत जी आपके पास आ रहा हूं, गीत जी आप अपनी बात करिए, जल्दी से अपनी बात करिए। देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हम सोयाबीन की बात कर रहे थे। सोयाबीन उत्पादन की अगर मैं बात करूं, मैं 2000 से पहले की बात करता हूं, जिस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय भी जो हम सिंचाई का आंकड़ा देख लें तो सोयाबीन का उत्पादन जो है वो 45 लाख
मेट्रिक टन के आसपास हुआ करता था। जो आज जो है मध्य प्रदेश अलग हो चुका है, जो सिंचाई का रकबा बढ़ा है, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो 64 लाख मेट्रिक टन हो रहा है। और ये जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको, अब तो विभाजन हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। तो बहुत सीधी सी बात है कि फिरोज भाई, जो आप उत्पादन की बात कर रहे हैं, जो सिंचाई की बात कर रहे हैं, उसका प्रमाण है साहब। और झूठ इतना भी नहीं बोलना चाहिए, आटे में नमक बराबर चल जाता है, लेकिन साहब जवाब नहीं दे रहे हो यार कि मोदी जी एमएसपी का कानून कब बना के देंगे। आप जनता देख रही है, अरे मैं तो संवेदनशील बातों का उत्तर तो दीजिए। किसानों की जान ले ली मोदी जी ने। आपकी पार्टी, हम 70 साल की बात नहीं कर रहे साहब, हम तो जबकि आपने सोयाबीन की बात करी थी, सोयाबीन की बात नहीं, आप पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप घुमा क्यों रहे? आपने प्रश्न किया साहब, आप उसका उत्तर दीजिए ना। आपकी भी तो 15 महीने सरकार रही थी, किसानों के लिए ऐसी क्या नीतियां थी? आपने खुद स्वयं एक्सेप्ट किया है कि किसानों का कर्जा माफ पे आप फेल थे, पूरा नहीं हो पाया था। आपने शुरुआत करी, ऐसा राहुल भाई बोल रहे हैं, हम तो खैर वो भी नहीं मान रहे। लेकिन आप एक बात बताइए कि आपने किसानों के लिए, किसानों के हितों के लिए किया क्या है मध्य प्रदेश में? आपकी 15 हम पहले तो जा ही नहीं रहे। आप जवाब ही नहीं दे रहे। आपने एक योजना तो बता दीजिए, आपने 15 महीने में एक योजना तो बताइए भाई। हमारे बादशाह, आप एक योजना बताइए किसानों के लिए क्या किया, सिर्फ एक योजना बताइए। बादशाह हिंद से ये बताइए कि कब कराएंगे। सर आप तो एक बात बताएं फिरोज जी, आप एक प्रवक्ता हैं पार्टी के। चर्चा का पार्ट 2 जल्द करते हैं। कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया और किसानों को क्या मिला। मैं यहीं पे कहता हूं कि आप दोनों अपने अपने वायदों के साथ, अपनी अपनी उपलब्धियों के साथ आइएगा, क्योंकि देखिए आपका पक्ष है, आपका विपक्ष है, दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातें करते हैं, लेकिन किसानों को क्या मिला, एक महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। राहुल जी, मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसी चर्चा दोबारा से आयोजित हो, उसमें आप भी रहिएगा, निर्मल जी आप भी रहिएगा, गीत जी आप भी रहिएगा, और कांग्रेस के प्रवक्ता जा चुके हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी रहें, कि आखिरकार पार्टियों ने क्या किया, किसानों को क्या मिला है, और आखिरकार अगर जब इतना ही बहुत कुछ हुआ है तो किसान जो सबसे दुनिया का सबसे पुरातन व्यवसाय है खेती, वो क्यों बदहाल है। मैं इसी के साथ इस चर्चा का आज का समापन करना चाहूंगा। पूरी उम्मीद है कि किसानों के लिए जो वायदे हुए हैं कांग्रेस में, उन वादों की तरह बीजेपी भी समझेगी, बीजेपी भी किसानों को तवज्जो देगी अपने घोषणा पत्र में, और जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आएगा वो किसानों के लिए हितकारी फैसले बनाएगा, जिससे किसानों को सबसे पहले उनकी फसल का वाजिब दाम उनको मिल सके, इस बात की सुनिश्चितता हो सकेगी। मैं इसी के साथ इस चर्चा का समापन करना चाहूंगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा राहुल जी, आप इस चर्चा में जुड़े, निर्मल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और फिरोज सिद्दीकी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो चले गए हैं इस चर्चा में, लेकिन फिर इस चर्चा के पार्ट 2 के तौर पर हम संभवतः कल ही ऐसी चर्चा करेंगे जिसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भाजपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और किसानों को क्या मिला। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, फिर जल्द मुलाकात होगी आप सबसे।